क्या अगर ये सीज फायर हो भी गई है तो इसका स्केप गोट अब गजा होगा, क्योंकि ईरान या उसकी रूलिंग एलीट जो है वो जंग तो उनके लिए फंडामेंटल है टू देयर एग्जिस्टेंस। योर टेक सर। जी थैंक यू वेरी मच कायद साहब, आपने मुझे इनवाइट किया है, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये दुनिया आपके रिस्पांस के हिसाब से चलती है, और जैसे मैंने अर्ज किया ना कि चाहे आप विनर्स ना हो लेकिन पावर टॉक्स टू पावर। इसमें कोई शक नहीं रह गया कि अगर आप अपनी रेजिलियंस दिखाएंगे तो दुनिया आपके साथ और तरह बिहेव करेगी, और अगर आप सबसर्विएंट हो जाएंगे, सरेंडर कर देंगे, कॉम्प्रोमाइजेस कर लेंगे तो दुनिया आपके साथ और तरह बिहेव करती है। आप अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्वीट देख लें, उन्होंने क्या कहा, दोनों को बहादुरी को, दोनों की रेजिलियंस, दोनों के स्टैमिना को शाबाश दे दी। आप रिलेट कर लें 10 दिन पहले क्या हो रहा था। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये न्यू नॉर्मल है दुनिया के लिए कि जब आप पावर दिखाने की पोजीशन में होते हैं तो दुनिया आपके साथ और तरह डील करती है, रेलेवेंट गिनती है आपको, आप एकदम सरफेस पर आपको एक्नॉलेज करना शुरू कर देती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, पिछले महीने की बात है कि क्या हुआ था। हमने अपना रिजॉल्व शो किया, सॉवरेनिटी को डिफेंड करने का आज़म बताया, फिर प्रोहिबिटिव एक पनिशमेंट दी या अपनी प्राइस मांगी उससे, अपनी आज़ादी की अगर आप चैलेंज करेंगे तो दुनिया और तरह आपसे एकदम हम रेलेवेंट हो गए, दुनिया हमसे बात करना चाहती तो क्या मैं माफी चाहता हूँ, मैं मुख्तसर वक्त है, क्या पसपाई हुई है जो मकासद थे उनके रजीम चेंज करें, अंदर चले जाएं, ज़राए पैदावार पे कब्जा करें, लिबिया बना दें, तो दे फेल्ड इन दैट। एम आई राइट सर? आई टोटली एग्री विद यू साहब। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, देखिए जब आप जंग शुरू करते हैं तो आपके अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स फिर दूसरा फाइट बैक करता है आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ईरान ने बिल्कुल यही किया। ये ऑब्जेक्टिव्स वॉर वन साइडेड नहीं होते, ये डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप थोड़ा हॉस्टेज बन जाते हैं टू अ लिमिट टू द अदर एक्शन जो वो आपके साथ रिस्पॉन्स करता है। तो आपकी बात ठीक है, जो पहले दिन वॉर ऑब्जेक्टिव्स हमें बताए गए थे इजराइल के, वॉर रजीम फॉर्मली ना भी कहा गया, न्यूक्लियर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना है, ईरान को चलने नहीं देंगे, कुछ दिन में समेट ले जो समेटना है, थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव उस तरह मॉडिफाई होते गए, और मॉडिफाई कौन सी चीज कंपेल करती है आपको? कंपेल करती है आपका रिस्पॉन्स, कितना इफेक्टिव आप रिस्पॉन्स देते हैं। और कल का रिस्पॉन्स जो कतर पर हुआ वो भी आपने देख लिया कि एक और डायमेंशन नहीं खुल गई जो शायद अमेरिका भी अफोर्ड नहीं करना चाहता था, और इसराइल तो पहले ही आपको नोट किया होगा जब से हाइपरसोनिक मिसाइल जाना शुरू है, डायमेंशन डिफरेंट हो गई है। तो ये कॉस्ट आप जब डालते हैं दुश्मन पर, फिर उसको अपनी मजबूरी में अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। लेकिन चिश्ती साहब, जो अमेरिका है, जो सदर ट्रंप हैं, वो बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं इजराइल के साथ, और उनको कह रहे हैं कि अपने पायलट्स जो है वो घर वापस बुलाएं। क्या सुबकी इतनी हो गई है कि उनको जो है वो अब उन पर गुस्सा आ रहा है कि जो इजराइल अपने मकासद पूरे नहीं कर पाया बल्कि हार गया है? देखिए वाकई उनको ये लग रहा होगा कि हमने जहाजों को डाला, हमने अपना नाम भी गंवाया इस सेंस में कि हम तो एक साइड थोड़ा रिलेटिवली, वैसे तो ऑलमोस्ट अनडिक्लेयर्ड तो वो जंग में शामिल थे ही, लेकिन उनको डिक्लेयर्ड जंग में शामिल करवाया गया, इतना मैसिव ऑपरेशन करवाया गया। और अभी तो ये वक्त आने पे बताएगा काजी साहब कि ये किस हद तक डिस्ट्रॉय हुए उनके न्यूक्लियर प्लांट। मेरा जितना एयर पावर का एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है, या जो खुद मैंने जहाज उड़ाए, मैं उसके रेफरेंस से कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता ये कंप्लीट कोई डिस्ट्रक्शन कॉज कर पाए हैं जितनी जहाजों की टनेज उन्होंने कराई है। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था उनका जो था, खासतौर पे जो बड़ा कॉम्प्लेक्स था उनका जो कुम के पास है, वो इतनी जल्दी इतना बड़ा कंपाउंड जो पहाड़ों के दरमियान सिलसिला है उसको डिस्ट्रॉय करना या न्यूट्रलाइज करना इस हद तक कि वो बना ना सके कुछ, मेरा नहीं ख्याल वो कामयाबी हुई। लेकिन चिश्ती साहब, अब ये जो खबरें आई हैं, और ये ख़ास तौर पर साबिक रूसी सदर ने कहा कि भाई कोई भी ईरान का दोस्त उसे बॉम्ब देगा। सेकेंडली जो डगलस मैकग्रेगर ने कहा है, बड़ा नोटेड कमेंटेटर है, कि तुर्की दोस्तों से बॉम्ब मांग रहा है। ये क्या सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बन गई है? ये तो प्रोलिफरेशन हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये देखें कुछ दो हमें एंगल्स का केयरफुल देखना पड़ेगा। एक ग्राउंड रियलिटी होती है और एक मीडिया वॉरफेयर होती है, या इसको साइऑप्स कहते हैं, इसको साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। साइऑप्स ये होते हैं कि आप दुश्मन के खिलाफ एक परसीव कराना चाहते हैं दुनिया को जिस तरह आप चाहते हैं। हमारे खिलाफ हिंदुस्तान ने क्या किया था, वो परसीव कराना चाहते थे कि हम दहशतगर्द हैं। दुनिया इस तरह नहीं मानती है। तो बहुत कम दुनिया में ऐसे परसेप्शन रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होंगे जो आप जैसे होंगे, जो ये रियलिटी सामने लाना चाहेंगे या एफर्ट करेंगे। दुनिया आसान है, सबके हाथों में मोबाइल है, सोशल मीडिया आम है, रिसर्च का किसी के पास टाइम नहीं है, रिटेंशन करने रहने की ज्यादातर आपको हमें आदत नहीं रही है, तो हम टेंड टू बिलीव, जिसको कहते हैं ना, वी टेंड टू बिलीव द फॉल्सहुड। उसकी वजह से हम जल्दी यकीन कर लेना चाहते हैं कि शायद ऐसा ही होगा। हमें ये इस पर गार्ड करना चाहिए कि क्या परसेप्शन क्रिएट की जा रही है,
मिथ क्या है, रियलिटी क्या है, और सच को ढूंढ निकालने की ऑब्वियसली एक एफर्ट भी करनी चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि अब दुनिया चाहती है कि जो हम चाहते हैं या जो हम समझते हैं कि दुनिया बिलीव करे, दिल से वो भी जानते हैं, काजी साहब ये ध्यान में रखिएगा, दिल से वो भी जानते हैं झूठ है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि दुनिया बिलीव करे कि ये सब कुछ ऐसा ही है, और दुनिया बिलीव करना शुरू कर देती है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में साहब, इससे पहले कि मैं मियां साहब को इन करूं, कल हमने देखा कि कल भरपूर जंग लगी हुई थी, ईरान इजराइल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। शाम को ईरान ने जो है वो अमरीकी तंसीबात पर हमला कर दिया, फिर अचानक सीज फायर हो गया। इसके पीछे मुहरकात क्या है, किसने किरदार अदा किया? क्या रूस और चीन का किरदार है या कतर का किरदार है? किसका किरदार, किसने किरदार अदा किया सर? देखिए, दुनिया में आपके लिए कोई किरदार इस हद तक अदा नहीं करता जो आप खुद अदा करते हैं। ये पहली बात डिक्लेयर कर लें। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जंग के रुकवाने में किसने किरदार अदा किया? आप क्रेडिट जिसको मर्जी दे दें, लेकिन क्रेडिट जाएगा इस कौम को, मुसल्लाबाज को और पाकिस्तानियों को। ये क्रेडिट यही रहेगा। क्रेडिट आप खुद लेते हैं, आपको सोर्स खुद होते हैं तो दुनिया आपकी बात सुनती है। जैसे मैंने कहा, पावर टॉक्स टू पावर एंड विक्ट्री हैज वैल्यू, ये ज़हन में रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप जीत रहे होते हैं या दुश्मन की तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतर रहे होते हैं, तो वो कॉम्प्रोमाइजेस कर लेता है अपने ऑब्जेक्टिव्स, रीमॉडिफाई करता है वॉर फाइटिंग स्टैमिना को। तो ये अगर ये खुदा ना खास्ता, थोड़ा सा मैं एग्जैजरेट करके बताता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता ईरान को बहुत ज्यादा डेवस्टेशन हिट होती, या खुदा ना खास्ता रिजीम चेंज वाली बात सच्ची साबित, कोई सीज फायर होना था कहीं? बिल्कुल नहीं होना था, क्योंकि उनको अपने वॉर ऑब्जेक्टिव्स नजर आ रहे थे कि अचीव हो रहे हैं। नहीं हुए तो अब उन्होंने रियलाइज किया कि हम अपने गोल्स को मॉडिफाई कर लेते हैं। अब फेस सेविंग के लिए नाम किसी का भी दे देते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के साथ सीज फायर सबसे पहले खुद अर्न किया था। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। बाद में दुनिया क्रेडिट लेती है। अगर आप खुद कैपेसिटी नहीं रखते तो एक बात और कि ये जो मिथ टूटी है, ये आयरन डोम और जो डेविड स्लिंग का जो मामला था, जो लिमिटेशन ऑफ पावर है, वैसे इसकी शक्ल हमने ऑपरेशन शॉक एंड ऑव में भी देखी थी। तो अब क्या एक तो जो ईरान इमर्ज किया है इस खित्ती में एक ताकत के तौर पर, इसकी क्या आप इम्प्लीकेशन देखते हैं? और जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगी, क्योंकि इजराइल जंग के बगैर जिंदगी, इट इज़ फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ नेतन्याहू एंड इजरायली रूलिंग क्लास। तो आने वाले दिन क्या देख रहे हैं? जी काजी साहब, जो आप मिथ कह रहे हैं ना, मैं एक मिथ ऐड करता चलूं जो मीडिया कम रिपोर्ट कर रहा है। वो कर रहा है थर्ड, एक बहुत बड़ा ये डिफेंस वेपन है जो अमेरिका का नंबर 1 है। ये होता है टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरियल डिफेंस। ये थर्ड जो है 2019 में इजराइल में डिप्लॉय किया गया था हमास के खतरे के लिए। अमेरिका ने इसको भेजा था वक्ती तौर पर, लेकिन फिर इजराइल को इतना पसंद आ गया उसने वो भी रख लिया, और ये कम रिपोर्टिंग हो रही है कि वो भी इस्तेमाल हुआ है। उसका भी उन्होंने चेक कर दिया कॉन्फिडेंस। आयरन डोम का तो किया ही है, डेविड स्लिंग का भी किया है, एरो 3, एरो 2, एरो 1 का भी कर दिया है। और भी इतने वॉरशिप्स जो रेड सी में, मेडिटेरियन सी में, पर्शियन गल्फ में जो डिप्लॉयड थे, उन सबके इंटरसेप्शन करने के बावजूद अगर इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपने मिसाइल वहां पहुंचा दिए हैं, तो ये बहुत बड़ी मिथ टूटी है। ये बहुत बड़ी ईगो हर्ट हुई है इजराइल की भी और वेस्ट के सारे डिफेंस सिस्टम की, कि ये कर सकते हैं, और अगर कोई मुश्किल कर सकता है तो ये न्यू नॉर्मल हो गया है। अब दुनिया आप उस तरह खौफजदा नहीं हो सकती। और आखिरी बात इस पॉइंट के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पहली दफा इसी पे रहनुमाई चाहूंगा कि दुनिया खौफजदा नहीं हो सकती और मिथ टूटी है। आपने देखा सर कि इस एरिया में जो इजराइल है वो जंग हारा और अमेरिका जो है वो हमला करके नाकाम हुआ, और जो रूस है या चीन है वो खामोश रहकर भी ताकतवर नजर आए, और पाकिस्तान उसके इत्तेहादी जो है वो नजर आया। क्या आपको आपके जहन में क्या ये आ रहा है कि सर, या ये सामने चीज़ नज़र आ रही है कि क्या ताकत का तवाज़ुन जो है वो मगरब से मशरक की जानब जो है वो मुंतकिल होता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि इसको ये कहना कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो मगरब से मशरक की तरफ मुंतकिल हो रहा है? देखिए, ये चंद दिनों की 10-11 दिनों के जंग से पूरा शिफ्ट तो नहीं मैं कह सकता इसको, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बैलेंसिंग एक्ट हो गया है। बैलेंसिंग एक्ट का मतलब ये है कि तवाज़ुन जो बहुत ज्यादा एक तरफ टिल्ट हो चुका था, वन साइडेड था, यूनिलैटरल सारी चीजें हो रही थी उनकी तरफ से, ये एक बैलेंसिंग एक्ट हो गया, जिसका मतलब है थोड़ा सा पलड़े में दूसरी तरफ भी वजन चला गया। अब लोग ब्लाइंड फॉलो नहीं आपको करेंगे, जो थोड़ी देर में पिछले सवाल के जवाब में मैं अर्ज कर रहा था कि अब लोग आपको ब्लाइंड फॉलो नहीं करेंगे। अब आपको थोड़ा सा वजन जो चाहे छोड़ा हो या ज्यादा, वो दूसरी तरफ भी आपको देखना पड़ेगा कि उधर भी पलड़ा नीचे गया है। वो नीचे लाने में जाहिर है ईरान को बड़ा क्रेडिट है, और डिसक्रेडिट इजराइल को है कि उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए एम्बैरेसमेंट कॉज की, अपने लोगों का कॉन्फिडेंस अपने ऊपर खत्म किया। देखिए, इजराइल के लोगों को ये आदत नहीं थी
इस तरह का माहौल देखने की कि बंकर में सोना कैसे है, ग्रिड स्टेशन कैसे तबाह होते हैं, फूड सप्लाई कैसे शॉर्टेज होती है, वो तो 2 साल से गाजा के लोगों को सिर्फ पता था। तो पहली दफा उनको भी पता लगा कि हम इनसिक्योर हैं।